आइए, आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको DLED 4th सेमेस्टर के बारे में आज चर्चा करते हैं। DLED 4th सेमेस्टर का आज विषय होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हम लोगों ने अभी तो 1857 की क्रांति के परिणाम में बहुत सारे ऑप्शन उभर कर आए भारतीय नवजागरणता के लिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। आज हम उसी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, 1857 की क्रांति के बाद बहुत सारे संगठन सक्रिय हो गए, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत होने लगी, छोटे छोटे संगठन का निर्माण होते गया। उन्हीं संगठनों में एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी थी, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बाद में कहा गया। पहले तो उसको अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा गया, जिसकी स्थापना 1885 में की गई। इसमें कई वयोवृद्ध उदारवादी नेताओं ने के सहयोग से इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इसमें एक विदेशी सेवानिवृत्त थे, डॉक्टर A.O. ह्यूम, जिसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई और उसके गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में। कब की गई थी? 1885 में। कौन संस्थापक किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को कहा जाता है। ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी थे A.O. ह्यूम। इसकी प्रथम अध्यक्षता कौन किया था? इसकी प्रथम अध्यक्षता W.C. बनर्जी के द्वारा की गई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में। वस्तुतः आता है दूसरी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी, तीसरी, प्रथम जो है मुस्लिम होते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीयता की जागरूक करने के लिए इसे एक हर वर्ष यह आंदोलन, यह कार्यक्रम चलना प्रारंभ हो गया और नई नीतियां बनती थी, किस प्रकार से हम अधिकारों की मांग करें। और अधिकारों की मांग ही नहीं, भारत की आज़ादी में भी प्रमुख भूमिका यहाँ उदारवादी नेता बहुत सारे थे, शामिल हुए थे। फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ये सब जो है इन लोगों के प्रयास से यह संस्था बना। इसका मुख्य उद्देश्य हमने बताया आपको कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य में अधिक से अधिक सहभागिता, अधिक से अधिक भारत और भारत की राजनीति में एक नई क्रांतिकारी परिवर्तन ले आकर के भारत को आज़ादी दिलाना था और अपनी मांग को मनवाना था। तो ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आपको याद रखना पड़ेगा कि 1885 में हुआ था। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में एक और आता है बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन का अर्थ है जो हमारा बंगाल है उसको जो है बंगाल को विभाजित करना, बंग भंग आंदोलन। वस्तुतः उस राष्ट्रीय चेतना से, जो राष्ट्रीय चेतना चल रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उस राष्ट्रीय चेतना से काफी सुधार, काफी कार्यक्रम बढ़ना जब शुरू हुआ तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे जो भी स्टेट थे, यहाँ जो है सहभागिता लोगों की बढ़ती चली गई, राष्ट्रीय चेतना बढ़ती चली गई, विशेष तौर से बंगाल में। उस समय के आए हुई जो है आपके गवर्नर जनरल जो थे उस समय के, बंग भंग आंदोलन के देखा कि हिंदू और मुस्लिम धीरे धीरे काफी सक्रिय होते जा रहे हैं, इनमें क्या डाला जाए। उन्होंने 1905 में बंग भंग आंदोलन, बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। और 1905 में कौन था वो? लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। बंग भंग आंदोलन का मतलब क्या था कि बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में विभाजित कर देना था। और उसमें क्या था, इधर मुस्लिम बाहुल कर दिया और उधर हिंदू बाहुल कर दिया। अर्थात
पूर्वी बंगाल में मुस्लिम की बहुलता हो गई और हिंदुओं की अल्पता हो गई। अब पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की बहुलता हो गई और मुस्लिमों की अल्पता हो गई। यह बात किसी को पचा नहीं, न हिंदू को न मुस्लिम को। इन्होंने यह कार्यक्रम लगा करके ये सोचा कि आपस में दोनों लड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम, और दोनों में जो है टकराव की स्थिति बन जाएगी और हमारा कार्यक्रम अच्छा बना रहेगा। और धीरे धीरे इनकी राष्ट्रीय चेतना जो है, राष्ट्रीय जन जागरण की जो भावना है, दोनों में फूट है। इनका नीति ही था, फूट डालो राज करो, यहाँ बांटो और राज्य करो। आपस में ये जब बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि ये कमजोर पड़ जाएंगे, यहाँ की राष्ट्रीयता की भावना कमजोर हो जाएगी। तो हम अपने हमारे जो है अंग्रेजी शासन में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। बंग भंग आंदोलन, लेकिन यह इसका विरोध संपूर्ण देश में हुआ। अंततः इन्हें इसे 1911 में वापस लेना पड़ा। बंग भंग आंदोलन को 1911 में वापस लेना, कड़े विरोध के कारण पूरे संपूर्ण भारत में यह इसका विरोध हुआ और अंततः इनको वापस लेना पड़ा। बंग भंग आंदोलन जीत हुई। होने के बाद जो है एक नई चेतना सी आ गई। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक और मोड़ आया जिसे कहा जाता है रोलेट एक्ट। देखा, धीरे धीरे प्रयास करते चले गए। अंग्रेज देखे कि ये लोग धीरे धीरे अपनी मांगे मंगवाने में काफी सफल हो जा रहे हैं, तो इन्होंने एक एक्ट ले आया और उस एक्ट को 6 फरवरी को पेश किया गया। 6 फरवरी 1919 को थे उस समय, शायद विलियम्स विसेंट के द्वारा इसे पेश किया गया कि, और इसे एक कानून रूप धारण कर लिया गया। कब? विचार विमर्श करने के बाद इसे एक कानून रूप दे दिया गया 18 मार्च 1919 को एक कानून रूप दे दिया गया। किसे? रोलेट एक्ट को कानून रूप 6 फरवरी को पेश किया गया। और लेकिन इस कानून को पेश करने में वहां भी इसका विरोध हुआ था, अर्थात हम लोग तो इसका विरोध कर ही रहे थे और लेकिन अंदर भी, वहां के अंदर भी विरोध हुआ जहां कानून बना। और अंततः यह कानून 18 मार्च को पारित हो गया। यह एक ऐसा कानून था, इस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस कानून का मुख्य उद्देश्य था भारतीयों को बिना किसी कारण, अगर उन पर संदेह होता है तो उन्हें ले आएंगे, उन्हें बंद कर देंगे, जेल में बंद कर देंगे, यहाँ तक कि नजर बंद कर देंगे, उनका जता पता नहीं रहेगा बिना। इसीलिए इस कानून को कहा गया है कि यह ऐसा कानून था जो बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का था। इसमें आप कुछ कह भी नहीं सकते थे, न आप अपनी कुछ भी प्रेयर रख सकते थे कि हमने ऐसा किया ही नहीं। हमारा एक संदेह पर उनको एक शक हुआ कि ये आदमी गलत है, उसको उठा कर ले आएंगे, बंद कर देंगे। इसलिए इस कानून का संपूर्ण देश में विरोध हुआ और खूब जमकर विरोध हुआ। इसे एक काला कानून भी कहा गया। कौन सा? काला कानून कहा गया रोलेट एक्ट को। और कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक कह डाला कि यह अपराध, आतंकवाद अपराध अधिनियम कानून था। यह काला कानून आतंकवाद अपराध अधिनियम के द्वारा कानून था। इसका विरोध चलता रहा। उसी बीच में 13 अप्रैल का दिन था। 13 अप्रैल 1919। यह 13 अप्रैल बहुत शुभ है। किसके लिए? पंजाबियों के लिए। पंजाब में आपका शायद नानक जी का जन्म भी हुआ था। और इसी दिन जो है सिख धर्म के 10वें गुरु खालसा पंथ का निर्माण किए थे।
सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद साहब ने खालसा पंथ का निर्माण किया था। इसलिए यह दिन और भी शुभ हो जाता है। प्रत्येक 13 अप्रैल को बैसाखी के रूप में एक सब लोग मिलजुल कर खूब खुशी से मनाते थे। इसी के अनुरूप उस समय यह भी चल रहा था। और जलियांवाला बाग के पास लगभग 2000 की जनसंख्या में लोग वहां स्त्री और पुरुष इकट्ठा हुए। डॉक्टर किचलू की अध्यक्षता में और वहां उपस्थित हुए और एक विचार विमर्श के लिए सब इकट्ठा हुए थे कि हम लोग इस काले कानून का, इस रोलेट एक्ट का विरोध करते हैं। अब विचार विमर्श चल ही रहा था कि उस समय के तत्कालीन जनरल डायर थे, जिनको शक हुआ या पता नहीं क्या शक हुआ और उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा और निहत थे, बेचारे थे, स्त्री पुरुष बच्चे सब थे वहां, बड़े बुजुर्ग सब थे और उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। एक भयानक नरसंहार हुआ जिसमें लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए और इतने ही लोग घायल, छोटे छोटे बच्चे मारे गए थे। एक वहां कुआं था, बताते हैं, कुएं में लगभग 300-400 लोग गिर करके मर गए थे। बहुत सारे लोग गोलियों से हो गए। यह भयंकर जो है नरसंहार 1905 के रूस की खूनी क्रांति का भी उसका उदाहरण दिया जाता है, पैरेलल माना जाता है उसके साथ ही जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो यह 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो अमृतसर, आप देखेंगे स्वर्ण मंदिर के जस्ट बगल 100 मीटर की दूरी पर यह जलियांवाला बाग स्थित है। तो यह एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्रमुख घटना हुई जिसमें लोगों में और भी जागरूकता आ गई। यह इतना बड़ा नरसंहार था, भारतीय मुखर विरोधी हो गए, प्रत्येक भारतीय मुखर विरोधी हो गए। और इस प्रकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक क्रांतिकारी और भी ज्वाला कांड से भारतीय इतना दुखी हो गए थे। उसी दुख की कड़ी में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, जिसे उन्होंने उससे क्षुब्ध होकर वापस कर दिया, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया। इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता में यह आंदोलन प्रमुख भूमिका निभाया। भारतीय इतिहास में यह प्रमुख घटना था। इसे महारानी एलिजाबेथ ने इसे एक शर्मनाक घटना कहा था। अभी अभी आए थे आपके कैमरन जो है 18 में, डेविड कैमरन जो प्रधानमंत्री हैं ब्रिटिश के, वो भी आए थे, कहा कि यह ब्रिटिश इतिहास का सबसे शर्मनाक घटना है कि जो हुआ था भारतीय ब्रिटिश शस्त्र के द्वारा भारत में। इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और मुखर हो गया और यह प्रमुख स्थापित हुआ।